Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 16 of the course of EDC. In today's class, we are going to start with the AC or the small signal analysis of the BGTs. Before we actually start solving the circuits, let us see some points that we all should know beforehand. First of all, AC analysis is actually called as a small signal analysis because of the fact that the voltages that we are going to apply on the BJT be of a very small amplitude. That is why the analysis is called as a small signal analysis. Please note that every BJT has some specific range within which if we give any small AC signal, then the BJT can amplify it. इन सिंपल वर्ड्स, अगर बीजेटी को देखा जाए तो हर बीजेटी की एक रेंज होती है कि अगर उस रेंज के अंदर रहते हुए आप स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे देन द बीजेटी विल बी एबल टू एम्पलीफाई इट. बीजेटी की ये रेंज नहीं है कि मैं उसको 5 वोल्ट का सिग्नल दूं एसी और वो उसको एम्पलीफाई कर सके, नहीं. स्मॉल एम्पलीट्यूड का एसी सिग्नल हम उसे देते हैं तो बीजेटी उसे एम्पलीफाई करके देता है. सिंगल स्टेज बीजेटी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. सो चूंकि हम बेसिकली स्मॉल सिग्नल उसको दे रहे होते हैं, दैट इज़ वाई द एनालिसिस इज कॉल्ड एज द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस और एक्चुअली द एसी एनालिसिस. एम्पलीफिकेशन बीजेटी के अंदर सिर्फ एक्टिव मोड के अंदर हो रही होती है, दैट वी ऑलरेडी नो बिकॉज द बीजेटी कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर ओनली इन एक्टिव मोड. Similar to the FETs, the BJTs have three different basic amplifier configurations. The number one is the common emitter amplifier, or similar to the FETs, इफ़ यू कैन रिकॉल, जो नाम होता था एम्पलीफायर का उस टर्मिनल पे इनपुट और आउटपुट में से कुछ नहीं होता था. In a similar manner, in the common emitter amplifier, the input is provided on the base, the output is collected from the collector terminal. In the common base amplifier, there is no input and output on the base. In fact, the input is on the emitter terminal, the output is on the collector terminal. And lastly, the common collector amplifier, in which the input is applied to the base and output is collected from the emitter terminal. Please note कि we cannot reverse the input and output terminal कि मैं कहूँ कि I want to take the output from the base and I want to give the input to the collector. This is not possible. These are predefined input terminals that we cannot change on our own. ठीक है. तो तीन तरह के एम्पलीफायर्स हो गए बीजेटी के अंदर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर. हम इन सबको स्टडी करेंगे. यूजुअली हाइब्रिड पाई मॉडल इज़ यूज्ड. अच्छा, सिमिलर आपको याद होगा कि एफईटी के अंदर भी हमने दो तरह के मॉडल देखे थे, एक हाइब्रिड पाई मॉडल देखा था, एक टी मॉडल देखा था. In a similar manner, BJT based small signal models or BJT amplifiers can be solved with the help of two different models. Number one is the hybrid pi model and the other one is called as the T model. Usually common emitter and common collector are solved with the help of hybrid pi model, whereas the common base amplifier is usually solved with the T model. However, please note that this differ from author to author. सेड्रा में इसी ऑथर ने स्टार्ट के अंदर ये कन्वेंशन फॉलो किया था जो मैंने यहाँ लिखा है. नाउ विद द डिफरेंट एडिशंस एज दे कम अप, दिस कन्वेंशन इज चेंजिंग. ठीक है, वो समटाइम्स कॉमन एमिटर को भी टी मॉडल से सॉल्व कर रहे हैं या कॉमन एमिटर विद डी जनरेशन को टी मॉडल से सॉल्व करें. तो और सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन सम प्रीवियस एफईटी बेस्ड एम्पलीफायर्स दैट बोथ द हाइब्रिड पाई एंड द टी मॉडल आर एक्चुअली इक्विवेलेंट. अगर हम इनको सॉल्व करने बैठेंगे, इनकी इक्विवेलेंसी निकालेंगे तो दे आर एक्चुअली इक्विवेलेंट. दैट सिंपली मीन्स वेदर वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पाई मॉडल और द टी मॉडल, देयर इज़ नो डिफरेंस. ठीक है, थोड़ा सा टर्म्स में डिफरेंस आएगा क्योंकि वही बात है कि दोनों है तो एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन कुछ इक्वेशंस वगैरह लगा के आप इसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं. तो हो सकता है यकीनन ना जब आप हाइब्रिड पाई से सॉल्व करें थोड़ी बहुत इक्वेशन डिफरेंट आ रही हो एज कम्पेयर टू टी, लेकिन वो इक्विवेलेंसी निकालने से सेम आ जाएगी. बहरहाल कहने का मकसद है इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि मैं किसी एक एम्पलीफायर के लिए पाई यूज़ करूँ या टी यूज़ करूँ. ठीक है, डिफरेंट बुक्स के अंदर ऑथर ने डिफरेंट कन्वेंशंस फॉलो किए हैं दैट वी कैन ऑलवेज गो विथ. ओके, अच्छा, डीसी एनालिसिस. जब भी कोई एम्पलीफायर अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके अंदर दो तरह की एनालिसिस हो सकती है, डीसी एंड एसी. Please note so far the numericals that you have covered in the previous lecture
were all DC circuits because no AC voltage was applied on them. किसी में भी कोई AC सप्लाई नज़र नहीं आ रही थी. तो in those circuits we performed the DC analysis of the circuit because solving a DC circuit is actually called as the DC analysis. ठीक है, डीसी एनालिसिस कहलाता है जिसमें आपने इसमें आईसी, आईबी, आईई, वीसी, वीबी, वीई ये सारे करंट्स और वोल्टेजेस फाइंड किए थे. अगर आप एसी एनालिसिस या स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करने जा रहे हैं देन वी कैलकुलेट 4 ऑफ दीज पैरामीटर्स फॉर अ बीजेटी विच इंक्लूड्स द इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन एंड द करंट गेन. ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है. तो अगर आपसे कहा जाएगा कि परफॉर्म द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस और परफॉर्म द एसी एनालिसिस, इट मीन्स दैट ऑटोमेटिकली यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज 4 पैरामीटर्स फॉर द गिवन सर्किट. अच्छा, before we actually move ahead, let us see why are we calculating the values of Rn and Rout for every amplifier. हम कैलकुलेट क्यों करते आ रहे हैं? आई थिंक शायद मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया था कि सपोज करें ये गाड़ी का ट्रैक बनाया, मैंने एक रोड बनाई है कि देयर इज़ अ रोड हैविंग 3 ट्रैक्स जिसमें के कार्स आ रही हैं एंड देन सडनली द रोड नैरोज डाउन. तो होगा क्या कि जो इतने सारे ट्रैक से इतनी सारी कार्स आ रही थी उनका एक ब्लॉकेज सा यहाँ पे होने लगेगा वेयर द रोड इज नैरो. अब इसको हम इम्पीडेंस के टर्म में बात करते हैं. इस वाले एरिया की इम्पीडेंस कितनी है और इस वाले एरिया की इम्पीडेंस कितनी है. आई कैन क्लियरली सी कि इस एरिया में इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कम है, इस एरिया में इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये नैरो नज़र आ रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक सिग्नल जो कि एक ऐसे सर्किट से ट्रैवल होता हुआ आ रहा है जिसकी इम्पीडेंस कम थी, वो वहाँ खुला खुला ट्रैवल होता हुआ आ रहा था, अगर सडनली मैं उसको किसी ऐसे सर्किट में भेज दूँ जिसका इम्पीडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, पीछे से आने वाला सिग्नल आगे वाले सर्किट में जाते वक्त ब्लॉकेज शो करने लगेगा और सिग्नल के टर्म में अगर बात करूँ तो वो वापस पलटना शुरू हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा, टकरा के वापस जाना शुरू हो जाएगा. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम करते ये हैं कि जब भी दो सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं हम उनकी इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं. और इम्पीडेंस मैचिंग तभी हो सकेगी जब मुझे पता हो कि उसकी इनपुट या आउटपुट की रेजिस्टेंस है क्या. इन जनरल जो पाकिस्तान में जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारी काम कर रही होती हैं उन सबको एक ही रेजिस्टर के लेवल पे सेट किया जाता है और वो रेजिस्टेंस का लेवल होता है 50 ओम्स. ठीक है, ये स्टैंडर्ड है कि हर इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे पाकिस्तान में बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या जो पाकिस्तान में इस्तेमाल के लिए आएगा, या यूजुअली बाहर अमेरिका में जो होता है ना वो समटाइम्स 60 ओम्स होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ 50 या 60 ओम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं हर इंस्ट्रूमेंट की. तो अगर आप कहीं से भी कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं और आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि जो उसकी रेजिस्टेंस है वो 50 ओम्स है जब भी वो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल तरीके से सही काम कर रहा है. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं हम कोई बीच में कन्वर्टर लगाते जो दोनों की रेजिस्टेंसेस को मैच कराता. ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही बात कि सिग्नल रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स हमारी डिवाइस सही काम नहीं करेगी. तो अब हमें ये बात थोड़ी सी पता चल गई कि अगर दो मेरे पास सर्किट्स हैं तो मुझे ये बात पता है कि मैंने 1 और 2 को आपस में कनेक्ट करना है. तो 1 और 2 आपस में कैसे कनेक्ट होंगे कि आर आउट ऑफ 1 आर इन ऑफ 2 से जाके जुड़ने वाला होगा, ऐसे ही होगा ना. तो मुझे जब तक आर आउट 1 की वैल्यू पता नहीं होगी, मुझे आर इन 2 की वैल्यू पता नहीं होगी, तो मैं कैसे इन दोनों को जो है वो एक लेवल पर 50 ओम पे लाने की कोशिश करूंगी. फिर मैं बीच में इनके कोई कन्वर्टर ऐसा लगाऊंगी, अगर आर आउट 1 आर इन 2 दोनों 50 ओम है तब तो बड़ी अच्छी बात है, डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर दूंगी. लेकिन अगर आर आउट 1 कुछ और है, आर इन 2 कुछ और है और मैं चाहती हूँ कि दोनों 50 ओम्स पर आ जाए, तो मैं इनके बीच में कोई ऐसा कन्वर्टर सर्किट लगाऊंगी जो कि इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क कहलाएगा, जो आर आउट 1 को भी 50 ओम में कन्वर्ट कर रहा होगा और आर एन 2 को भी 50 ओम में कन्वर्ट कर रहा होगा, दोनों को सेम लेवल पर लेके आ रहा होगा. तो जब तक कि मुझे आर आउट 1 और आर एन 2 पता नहीं होगी मैं इम्पीडेंस मैचिंग कैसे कर सकूंगी. तो अब हमें बात पता चल गई कि जब हमें दो सर्किट्स को आपस में बेसिकली कनेक्ट करना होता है तो चूंकि हमें उनको सेम रेजिस्टेंस लेवल पर लेके आना होता है व्हाइल वी कनेक्ट देम टुगेदर, उस वक्त हमें इनकी आर एन और आर आउट की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम ये सारा पैरामीटर्स जो है वो इसके कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, लेट अस गो अहेड.
हाइब्रिड पाई मॉडल को क्विकली देख लेते हैं. वैसे तो जनरली हाइब्रिड पाई मॉडल का स्ट्रक्चर इज फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज वी स्टडीड इट इन एफईटी. बहरहाल देखिए, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. ये बेस टर्मिनल है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर टर्मिनल है. बेस एफईटी के केस में गेट और सोर्स जो थे उनके दरमियान में देयर वाज एन ओपन सर्किट, बट हियर देयर इज नो ओपन सर्किट बिकॉज बेस करंट डज हैव सम वैल्यू. बेस करंट की कुछ वैल्यू होती है. आर पाई बेसिकली वो रेजिस्टेंस है जो बेस एमिटर जंक्शन के ऑन होने की वजह से आ रही है. इसका क्या मतलब हुआ? आपने यकीनन फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, डायोड के बहुत सारे मॉडल्स पढ़े थे. आई थिंक बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल भी पढ़ा होगा. उसमें आपने ये देखा है कि जब कभी डायोड ऑन होता है तो उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है. तो बेसिकली ये जो आर पाई है, ये जब बेस एमिटर जंक्शन ऑन होता है तो वो एक डायोड बन जाता है. ये आर पाई उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है. जब हम बेस एमिटर जंक्शन की इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करें और हम उसको बेस पर शो करें कीपिंग द एमिटर एम्प्टी, क्योंकि देखिए ना ये बेस और एमिटर के दरमियान है. या इस वक्त ये बेस पर बनी हुई है, एमिटर को खाली रखा गया हुआ है. अगर मैं रिवर्स प्रोसीजर कर दूं कि इसको मैं एमिटर पे बनाऊं और बेस को खाली रखूं तो उस मॉडल का नाम होगा टी मॉडल. आर पाई और आर ई या जो हाइब्रिड पाई और टी मॉडल है, दे आर लिंक टुगेदर, एक ही जैसे हैं. बेस और एमिटर जंक्शन एक्टिव रीजन में ऑन होता है, उसका कोई फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसको हम वीबीई ड्रॉप की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, हम ये कहते हैं कि जब इंटरनली बीजेटी वीबीई जंक्शन जो है वो ऑन हो गया, बेस टू एमिटर जंक्शन ऑन हो गया, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम है आर पाई जब हम उसको बेस पे बना रहे हैं कीपिंग द एमिटर एम्प्टी, और उसका नाम हम आर ई रख देते हैं जब हम उसको एमिटर पे बनाते हैं कीपिंग द बेस एम्प्टी. ठीक है, तो आर पाई और आर ई इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई एमिटर बेस जंक्शन की. आर ई व्हेन इट इज प्लॉटेड ऑन द एमिटर साइड एंड आर पाई व्हेन इट इज प्लॉटेड ऑन द बेस साइड. आर ई और आर पाई के दरमियान ये रिलेशन है जो कि एक इक्वेशन में नजर आ रहा है कि आर ई आर पाई ओवर 1 प्लस बीटा के बराबर होती है. नाउ लेट अस कम टू द कलेक्टर साइड. हमें ये बात पता है कि एक्टिव रीजन के अंदर कलेक्टर करंट की डिपेंडेंस वीबीई पर होती है, वीसीबी पर नहीं होती, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज होता है. तो कलेक्टर का जो पूरा का पूरा इन्हिसार होता है या जो इसकी डिपेंडेंसी होती है वो टोटली की टोटली वीबीई वोल्टेज के ऊपर होती है. सो दिस करंट सोर्स इज एक्चुअली डिपेंडिंग द सेम सिनेरियो depicting the same scenario indicating that the collector current IC will be dependent on the voltage VBE. तो कलेक्टर पे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाई गई और ये दिखाया गया कि ये करंट सोर्स जो कि कलेक्टर में गुजर रहा है ये VBE वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा. आइदर वी राइट द कलेक्टर करंट एज GM VBE और वी राइट IC एज अल्फा IE, इट इज़ द सेम. टी मॉडल में इसी करंट सोर्स का नाम अल्फा IE रख दिया जाता है और हाइब्रिड पाई मॉडल में इसी करंट सोर्स का नाम GM VBE रखा जाता है. डिफरेंट नोटेशंस के तरीके हैं, दे आर इन रियलिटी इक्विवेलेंट. आप इसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, बात पहले भी बता दी गई है. आर पाई का फॉर्मूला है बीटा VT ओवर IC. GM का फॉर्मूला है IC ओवर VT. इसी लिहाज से आर पाई को बीटा ओवर GM भी लिख सकते हैं. इसमें से बीटा तो वही बीटा है जो आपका 100 या 50 जो भी आपने अज्यूम किया होगा. न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बीटा की वैल्यू आप 100, 200, 300 तक अज्यूम कर सकते हैं. सबसे इजी यही रहता है कि 100 रख के सॉल्व कर ले. तो प्रीवियस जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, चाहे आपने 50 रख के सॉल्व कर लिया या 100 रख के सॉल्व कर लिया, 200 रख के सॉल्व कर लिया, इट इज़ टोटली अप टू यू. ठीक है. अच्छा, IC जो है वो कलेक्टर करंट है. ड्यूरिंग द DC एनालिसिस जो आपकी कलेक्टर करंट की वैल्यू आई थी ये वही चीज़ है. VT आपको पता है थर्मल वोल्टेज है, 26 मिलीवोल्ट रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू होती है. ठीक है. सो ये सारी इक्वेशंस हैं, इन सब को इस्तेमाल करते हुए, इन मॉडल्स को यूज़ करते हुए भी हम नेक्स्ट बीजेटी बेस्ड एम्पलीफायर सॉल्व करेंगे. बीजेटी बेस्ड एम्पलीफायर सर्किट सॉल्व करते हुए DC एनालिसिस में और AC एनालिसिस में जो प्रोसीजर्स हमें करने हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वी यूज टू डू इन FET बेस्ड एम्पलीफायर. We will be during the DC analysis we will be removing the AC voltage sources by short circuiting them. अगर DC एनालिसिस के दौरान कोई AC वोल्टेज सोर्स नज़र आ जाएगी इसे शॉर्ट कर देंगे.
कोई एसी करंट सोर्स नज़र आ रही होगी उसे ओपन कर देंगे, कोई कैपेसिटर नज़र आ रहा होगा उसे ओपन सर्किट कर देंगे. दिस इज ड्यूरिंग द डीसी एनालिसिस. Now during the AC analysis we will be short circuiting the DC voltage sources, open circuiting the DC current sources and short circuiting the capacitors. I'm not going into too much detail because I think you already know how to convert the circuit for the DC and the AC analysis after solving MOS amplifiers. Let's begin with the numerical number 1. This is a circuit which is given. First of all, let us try to identify which kind of amplifier is this. If you can see, the input signal has been applied on the base terminal. The output can be collected from the collector. So I can clearly say that this is actually a common emitter amplifier circuit. ठीक है, ये common emitter amplifier अब मिला आपको. Please read the question carefully. They are asking you to perform the DC and the AC analysis for the given circuit. कह रहे हैं या तो DC और AC एनालिसिस करके दें सर्किट की, या डिटेल में भी बता दिया कि DC और AC एनालिसिस का क्या मतलब है, कि ये सारे करंट्स, ये सारे वोल्टेजेस आर इन आर आउट, वोल्टेज गेन और करंट गेन, ये सब फाइंड करके दे दें. ठीक है. अच्छा, डीसी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द डीसी एनालिसिस, लेट अस ट्रांसफॉर्म दिस सर्किट फॉर द डीसी एनालिसिस. डीसी एनालिसिस के दौरान अगर एसी वोल्टेज सोर्सेज हैं, हमें उन सब को हटाना होगा, और वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए हम हमेशा उसे शॉर्ट सर्किट करते हैं. सो आई हैव शॉर्ट सर्किटेड दिस वी आई. ये यहाँ देखा जा सकता है कि इट इज़ नो मोर ओवर हेयर. यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया. कैपेसिटर शुड बी ओपन सर्किटेड. तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पे मौजूद था, ये कैपेसिटर ओपन हो गया, ये यहाँ से रिमूव हो गया. ये सिर्फ करंट सोर्स और ये वोल्टेज सप्लाई आपकी बच गई. सिमिलरली दिस वी नॉट विद द कैपेसिटर हैज़ बीन रिमूव्ड. ये यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है. VCC सप्लाई अपनी जगह मौजूद है. ये आपका रिजल्टिंग सर्किट है विच इज़ एक्चुअली टू बी सॉल्व्ड. अच्छा, similar to the previous cases, let us assume the active region of operation. So we can see that the VBE voltage is 0.7 volt. VB आपके पास 0.7 आ गया. अब देखें कि this is a circuit which is looking slightly different because it has resistors on two terminals and one of the terminal doesn't have any resistance. Instead it has a current source. Or I cannot actually find any specific voltage available on any of the terminals. ना तो मुझे VB डायरेक्ट नज़र आ रहा है, ना तो मुझे कलेक्टर का वोल्टेज डायरेक्ट नज़र आ रहा है, ना मुझे एमिटर का वोल्टेज डायरेक्ट नज़र आ रहा है. प्लीज़ नोट के बीच में जब ये करंट सोर्स मौजूद है तो एमिटर का वोल्टेज -15 नहीं होगा, बिकॉज देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन बिटवीन. तो ना तो मुझे इनमें से कोई तीनों वोल्टेजेस नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. बट द वन थिंग दैट इज़ वेरी एविडेंट और क्लियर फ्रॉम द सर्किट इज दिस करंट which is present in the emitter branch. अगर एक करंट सोर्स एमिटर ब्रांच में लगी हुई है और वो ये बता रही है कि ये 2 मिली एम्पेयर है, तो ये एमिटर की ही तो ब्रांच है. ये एक्चुअली इन अदर वर्ड्स एमिटर का करंट आपको गिवन है. IE आ गया आपके पास 2 मिली एम्पेयर. अगर यही चीज़ आपके करंट सोर्स आपके एमिटर ब्रांच के बजाय कलेक्टर ब्रांच में लगी होती तो आप उसको IC को 2 मिली एम्पेयर कह देते हैं. यही करंट सोर्स अगर आपके बेस में लगी होती तो आप कहते थे कि बेस करंट की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर है. यानी जिस ब्रांच में आपकी करंट सोर्स लगी होगी उस ब्रांच का करंट आपको ऑलरेडी नोन होगा. सो हेयर वी हैव I इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर. Similar to the previous case, we are assuming beta to be 100. जब आपने बीटा अज्यूम कर लिया तो ये बात पता होनी चाहिए, एक करंट अगर आपको नोन है तो अल्फा बीटा की मदद से सारे करंट्स नोन हो जाते हैं. मैंने IE की इक्वेशन 1 प्लस बीटा IB निकाली, IB की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर ली. मैंने इससे IC की वैल्यू बीटा IB से निकाल कर ये भी IC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. नाउ हेयर वी हैव ऑल द करंट्स अवेलेबल. नाउ सारे का सारे करंट्स अवेलेबल हैं. Now let us go for finding out the value of VB. प्लीज़ नोट कि ये जहन में सवाल नहीं आना चाहिए कि VB कहाँ होगा. VB will be here at this point. In order to keep this circuit simple, मैंने यहाँ VB, VC, VE मेंशन नहीं किया हुआ है, बट यू शुड नो कि VB यहाँ पर होगा, कलेक्टर वोल्टेज VC यहाँ पे होगा और एमिटर वोल्टेज विल बी हेयर. ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि VB फाइंड करने के लिए मुझे VB -0 हरगिज़ नहीं लिखना होगा, मुझे 0 - VB लिखना होगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि करंट बेस से अंदर जा रहा है NPN के अंदर. दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर
मैं ये समझूं कि ये 0 वोल्ट है और ये टर्मिनल तो VB है, तो इट शुड बी VB माइनस 0। नो, ऐसा नहीं होगा कि VB यकीनन कुछ हाई आएगा और ये 0 है तो मैं VB माइनस 0 ओम्स तो लगाऊं। नहीं, मुझे ये बात पहले से पता है कि NPN ट्रांजिस्टर में करंट हमेशा बेस के अंदर जा रहा है। इट इज़ अंडरस्टूड कि ये वोल्टेज हायर है और ये वोल्टेज लो है, तो मैं ओम्स लॉ जो लगाऊंगी मैं लिखूंगी 0 माइनस VB ओवर 10 किलो ओम, 0 माइनस VB ओवर RB, ये RB ही था 10 किलो ओम, is equal to IB। we already know the value of IB 19.8 माइक्रो एम्पेयर है। VB की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 0.198 वोल्ट। ये VB की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके अपने पास रख ली। आगे चलते, जब आपके पास VB आ गया, नाउ यू कैन अप्लाई एन ओम्स लॉ एट द कलेक्टर टर्मिनल। ये VC टर्मिनल है आपका, VCC माइनस यहाँ का वोल्टेज VC डिवाइडेड बाय RC किसके बराबर होगा? कलेक्टर में फ्लो होने वाले करंट IC के बराबर होगा। मैंने सारे करंट्स और वोल्टेजेस के निशानात को यहाँ पर नहीं लगाया है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट यू ऑलरेडी नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स। इनफैक्ट आपको दिखाना है, बट टू कीप द सर्किट सिंपल आपको इस वक्त मैंने इसमें नहीं लगाई ये चीज़ें, ठीक है। VCC माइनस VC ओवर RC, you already know the value of the collector current, the value of collector resistor is already known। मल्टीप्लाई करें दोनों को। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ किलो और द मिली ओम फैक्टर इन द कैलकुलेटर, बिकॉज समटाइम्स द रेजिस्टर्स गिवन दे आर नॉट इन किलो ओम। ऐसा होता है, आगे भी न्यूमेरिकल में देखिएगा कि रेजिस्टर किलो ओम में नहीं है। आपने अंडरस्टूड याद किया हुआ था कि आपने कैलकुलेटर में सिर्फ 2 पुट करना है, यहाँ से 2 पुट किया, यहाँ से 1.98 मिली पुट किया, पता चला कलेक्टर का वोल्टेज आ रहा है 20 वोल्ट। तो वही बात है, 20 वोल्ट की तो यहाँ सप्लाई भी मौजूद नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि रजिस्टर के साथ कोई यूनिट है किलो का या करंट के साथ कोई यूनिट है मिली का, पुट इट इन द कैलकुलेटर एंड लेट द कैलकुलेटर डिसाइड के एंड में आंसर क्या आना है। क्योंकि अगर आप अज्यूम करें कि किलो से डायरेक्ट मिली कैंसिल हो जाएगा और वो करंट रजिस्टर इत्तेफाक से किलो में नहीं था, वो 500 ओम्स रजिस्टर लिखा हुआ था, तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ऑलवेज पुट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। एनीवे VC की वैल्यू आपने थोड़ी सी चेंजेस की है, 1.98 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, ये किया, VC आ गया आपके पास, ये VC आ गया। VC से अब आप फाइनली एमिटर वोल्टेज निकाल लेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि एक्टिव मोड में था ये BJT, हमने अज्यूम किया था, उसी अजम्पशन से अब हम VE कैलकुलेट कर लेते हैं। VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7, बेस वोल्टेज माइनस 0.198 है, VE आपने फाइंड करा माइनस 0.898 वोल्ट VE की वैल्यू आ गई। आपने एंड में चेक किया कि देखिए कलेक्टर का वोल्टेज आपके पास आ रहा है 11 और बेस का वोल्टेज आ रहा है आपके पास माइनस 0.198। तो आप बहुत क्लियर कह सकते हैं कि चूंकि VC VB से बड़ी वैल्यू है, देयरफॉर हमारी अजम्पशन करेक्ट है और BJT एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। Now please note that after the completion of the DC analysis, we have to start the small signal analysis. But before that, let us calculate two of the terms which are mentioned here, GM and RPi, because these both these parameters will be used during the small signal analysis, but they are dependent on the DC values. Therefore, they are calculated during the DC analysis. दोबारा से देख लें कि ये जो अगले दो पैरामीटर्स हैं ये ऑल्दो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें जो पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं आप वो देखेंगे कि वो डीसी पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि इनको डीसी एनालिसिस के दौरान ही कैलकुलेट करना है। तो जीएम बराबर है आईसी ओवर वीटी के, ठीक है। आईसी वो वाला आईसी जो आपने डीसी के अंदर कैलकुलेट किया है, आईसी की वैल्यू 1.98 मिली एम्पेयर ये आपने पुट की, और VT की वैल्यू 26 मिली वोल्ट पुट की। प्लीज रिमेंबर कि इट इज़ नॉट नेसेसरी बट इट्स अ कन्वेंशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GM इन मिली एम्पेयर पर वोल्ट। तो जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसको मिली एम्पेयर पर वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 79.2 आ रहा है। लेकिन जब कभी भी GM की वैल्यू कहीं पुट होगी तो यही पुट होगी 79.2 एक्सपोनेंट -3। GM की अपनी वैल्यू को मिली एम्पेयर पर वोल्ट में लिखने का कन्वेंशन है। अगर किसी ने 79.2 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर पर वोल्ट लिख दिया वो भी करेक्ट है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट कन्वेंशन है कि इसको मिली एम्पेयर पर वोल्ट में लिखा जाता है। सो आई हैव रिटन इट इन द सेम वे। आर पाई की वैल्यू बीटा ओवर GM और बीटा VT ओवर IC के बराबर है। पुट इन द वैल्यूज
बीटा आपने फाइंड कर लिया है, बीटा आपके पास 100 है, जी एम इज ऑलरेडी नोन 79.2 एक्सपोनेंट -3, देखें पूरा पुट किया हुआ है, यू गेट द वैल्यू ऑफ आर पाई। इन वैल्यूज़ को डीसी एनालिसिस के दौरान कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि ऑल्दो आप एसी एनालिसिस करने जा रहे हैं, लेकिन जीएम या जो ट्रांस कंडक्टेंस है, या जो इंटरनल बीजेटी की रेजिस्टेंस है, ये किसने सेट की होगी? ये डीसी वोल्टेज ने सेट की होगी, जब भी एसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ें जो है वो डीसी से कैलकुलेट हो रही हैं। यानी कि बीजेटी को एक्टिव मोड में पहुंचाने वाला काम डीसी वोल्टेज ने किया होगा, उसी डीसी वोल्टेज की मुनासबत से इंटरनल रेजिस्टेंस सेट हुई होगी बेस एमिटर जंक्शन की, और ट्रांस कंडक्टेंस सेट हुई होगी जीएम, जो कि डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू बनेगी जाके आगे। नाउ फॉर द एसी एनालिसिस, for the AC analysis you will have to go back to the original circuit which was given in the question, जिसको कि मैंने यहाँ रीड्रॉ कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ये कि इस वाली चीज़ को पेपर में दोबारा बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एहतियातन बना दिया है। ये भी ज़ाहिर है आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा से बनाने की एसी में ज़रूरत नहीं होगी, मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग बना दिया। तो ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन में, ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन में, ये बनाएंगे आप, ठीक है, और ये बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि मैं फ़िलहाल ओरिजिनल सर्किट के ऊपर वापस चली गई। ओरिजिनल सर्किट से अब मैंने वो सर्किट एक्सट्रैक्ट आउट करना है जिसका मुझे स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना है। तो फॉर दिस पर्पज आई विल बी कीपिंग ऑल द AC पैरामीटर्स नाउ एंड विल बी रिमूविंग ऑल द DC सोर्सेज। DC सोर्सेज के लिए आ जाए, देखिए इसको रखना है, यस ये रखना है, ये मौजूद है, 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी मौजूद है, यहाँ आ गए। नाउ प्लीज़ लुक एट बोथ दीज the capacitor and the current source. I can clearly see that if the capacitor will be short circuited, automatically this current source and this supply will be bypassed, इसलिए कि ये current source DC की है, during the AC analysis ये जो है वो open circuit हो जाएगी। जब ये open circuit हो जाएगी तो ज़ाहिर है ये पूरी branch ही remove हो जाएगी। at the same time AC में capacitor short हो चुका होगा, तो ये emitter के आगे क्या आ जाएगा, एक simple short circuit आ जाएगा। दोबारा से देखें कि ये डीसी करंट सोर्स है, ये रिमूव हो जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगी, तो ज़ाहिर है ये पोर्शन तो रिमूव हो गया। तो अब एमिटर के आगे क्या कनेक्टेड होगा, एसी के दौरान कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड होता है, तो एमिटर के दरमियान आगे ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर लगा हुआ होगा जो कि डायरेक्टली एमिटर को ग्राउंड कर रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ सिंप्लीफाइड करके बना दिया। ये वी नॉट शॉर्ट हो जाएगा, इसके बीच में जो कैपेसिटर आ रहा है ये रहा, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, वी नॉट आ गया, डीसी करंट वोल्टेज सोर्स वीसीसी की जगह ग्राउंड आ जाएगा, ये आ गया। अब ये वीसीसी की जगह ग्राउंड वगैरह कैसे आ रहा है मैं इस डिटेल पे नहीं जाऊंगी, बिकॉज इट इज़ ऑल दिस वाज ऑल एक्सप्लेन्ड इन केस ऑफ मॉसफेट्स। इस सर्किट का आपने मॉडल बनाना है। सबसे पहली बात कि हाइब्रिड पाई मॉडल का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो बनेगा ही बनेगा। इस बीजेटी की जगह सिर्फ अंदर वाले जिसको मैं पॉइंट कर रही हूँ, इस बीजेटी की जगह इतना ये पोर्शन तो बनना ही बनना है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से बना दिया है कि ये बेस कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल दिखा दें। अच्छा, एक चीज़ ये कि यहाँ इन सबको बेस एमिटर कलेक्टर को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में दिखाइएगा, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल सिग्नल मॉडल, ठीक है। यहाँ मैंने इनफैक्ट स्मॉल में दिखा दिया है, बेस आ गया, एमिटर आ गया। बेसिक मॉडल आपने बेसिकली बना के रख दिया। नाउ लेट अस प्लेस वन ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स वन बाय वन। एमिटर को क्या करना है, एमिटर को मैंने ग्राउंड करना है। कलेक्टर पे क्या करना है, कलेक्टर को देखें, ये कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल पे वी नॉट होगा और 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है जिसका दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है। दो चीज़ें हैं कलेक्टर के ऊपर, वी नॉट एंड 2 किलो ओम रेजिस्टर विद द अदर टर्मिनल ग्राउंडेड। ये रहा इसका कलेक्टर टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल को मैंने वी नॉट का नाम दे दिया है, और इसी कलेक्टर टर्मिनल पर 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है जिसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। प्लीज़ नोट कि ये चीज़ें तेज़ी में इसलिए जा रही हैं कि अंडरस्टूड है कि आपको मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना आता था। इट इज़ आई मीन 98% सिमिलर टू दैट, बिल्कुल बनाने के लिए वही मेथड्स फॉलो हो रहे हैं। बेस को देख लें, बेस के ऊपर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है विद अ वी सप्लाई। ये रहा इसका बेस टर्मिनल, बेस पर 10 किलो ओम की रेजिस्टर आपने लगा दिया है और ये वी की सप्लाई लगा दी है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व द आर इन एंड द आर आउट पॉइंट्स।
प्लीज नोट कि अगर बेस के ऊपर इनपुट है और कलेक्टर पे आउटपुट है तो डायरेक्टली बेस टर्मिनल के ऊपर पॉइंट करेंगे, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो। डायरेक्टली आप बेस के टर्मिनल को पॉइंट कर रहे होंगे और बेस के टर्मिनल पे हमें झांक के देखना है कि इस टर्मिनल पे कितनी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वेदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट कि कौन सा टर्मिनल है। लेकिन जब आपको नजर आ रहा है कि इनपुट सप्लाई बेस पे कनेक्टेड है तो यू विल हैव टू सी डायरेक्टली इनटू द बेस, बेस के अंदर आपको डायरेक्टली देखना होगा। फ्रॉम बेस टू द नियरेस्ट ग्राउंड आर इन कैलकुलेट की जाती है। तो ये बात याद रखें कि हम कभी भी सप्लाई वोल्टेज की तरफ रेजिस्टेंस को नहीं देख रहे होते बल्कि बेस से आगे की तरफ देख रहे होते हैं। अगर मैं 10 किलो ओम को लूंगी तो फिर मुझे सप्लाई वोल्टेज की रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ेगा। हम इसको नहीं लेंगे बल्कि बेस से डायरेक्टली ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जब मैं रेजिस्टेंस बेस पे फाइंड करूं तो ये 10 किलो ओम काउंट हो जाए, क्योंकि ये सप्लाई की रेजिस्टेंस देखा जाए तो नहीं थी। ओके, नाउ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई एंड कैन बी एक्सक्लूडेड। बेस से आपने अंदर देखना है, बेस से एमिटर तक जाने में कितनी रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है। तो वैसे तो मुझे ये बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि बेस से लेके एमिटर तक एक ही रेजिस्टेंस है, आर पाई। बट लेट अस सी द जनरल फॉर्मूला, क्योंकि अभी अगर बेस से रेजिस्टेंस एमिटर तक के अंदर आर पाई के अलावा कोई और रेजिस्टेंस भी हुई तो उसको कैसे इंक्लूड करना है। फॉर दिस पर्पज वी सर्टेनली नीड सम फॉर्मूला। तो आर एन का जनरल फॉर्मूला है वी बी ओवर आई बी। जब इनपुट बेस पे है तो आर एन वी बी ओवर आई बी बन जाएगा। अगर इनपुट एमिटर पे होता तो ये फॉर्मूला वी ई ओवर आई ई बन जाता। अगर इनपुट कलेक्टर पे होता तो ये वी सी ओवर आई सी बन जाता। उसी मुनासबत से चूंकि ये बेस पे है, आई हैव रिटन द फॉर्मूला वी बी ओवर आई बी। मैंने ओम्स लॉ लगाया बेस के ऊपर। ओम्स लॉ क्या है, बेस टर्मिनल से लेके एमिटर इस आर पाई के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर मैं लगा रही हूँ ओम्स लॉ। बेस का वोल्टेज क्या कहलाएगा, वी बी, और यहाँ एमिटर का वोल्टेज कितना है, 0। तो क्या मैं ओम्स लॉ लगा सकती हूँ, वी बी माइनस 0 ओवर आर पाई, वी बी माइनस 0 ओवर आर पाई। ये ब्रांच कौन सी है, ये आई बी करंट की ब्रांच है। ये देख लें, इस ब्रांच का जो करंट जो आर पाई से गुजर रहा है इसका नाम है बेसिकली आई बी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आर पाई से जो करंट गुजर रहा है उसका नाम है आई बी। ये मैंने यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा इसको वी बी ओवर आई बी का रेशियो बना ले, वी आई बी इस तरफ आ गया, जो उस तरफ बच गया आर इन के साथ वो था बेसिकली आर पाई। तो अब आपको क्लियर हो गई ये बात कि आर एन एक्चुअली में आर पाई के बराबर आ रहा है, बिकॉज आर एन इज द रेशियो ऑफ वी बी ओवर आई बी। जैसे ही ये रेशियो कंप्लीट हुआ, राइट साइड पे जो कुछ भी बचा वो बेसिकली आर एन बच गया। अब आर एन की वैल्यू आपको पता है, इट इज 1.26 किलो ओम। नाउ फॉर आर आउट। आर आउट के लिए कहाँ से देखेंगे, आर आउट के लिए हम बेसिकली कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर देख रहे होंगे। कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर देखने से बहुत क्लियर मुझे नजर आ रहा है कि ये 2 किलो ओम ही आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस होगी, जो कि बेसिकली आरसी रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने वही बताया कि जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो आर आउट बराबर है वी सी ओवर आई सी के, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के कलेक्टर पे आप आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ पे वी नॉट और वी सी बेसिकली बराबर है। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये जो लाइन है ये कलेक्टर की ही लाइन है। ठीक है, ये कलेक्टर की लाइन है, ये वोल्टेज वीसी है और ये इसी लाइन के वोल्टेज को वी नॉट भी कहा जा रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वीसी और वी नॉट बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, आर आउट का जनरल फॉर्मूला तो था वीसी ओवर आई सी, लेकिन चूंकि यहाँ कलेक्टर के वोल्टेज को नाम क्या दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, तो मैंने कहा ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वी नॉट ओवर आई सी बन जाएगा। आई कैन राइट इट एज वी सी ओवर आई सी और आई कैन राइट इट एज वी नॉट ओवर आई सी, इट इज द सेम थिंग। For this purpose now we are going to apply an Ohm's law. देखिए IC करंट अगर यहाँ नजर आ रहा है and it is going in this direction, लेफ्ट डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में कहाँ से आ रहा होगा, ये यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से ये यहाँ जा रहा होगा IC करंट। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम 0 टू द वी नॉट टर्मिनल। ओम्स लॉ भी आप ऐसे ही लगाएंगे, 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम बराबर होगा किसके, आईसी करंट के। देखते हैं इसको। यस, अप्लाइंग ओम्स लॉ एट द
कलेक्टर आपके पास आ रहा है 0 माइनस वी नॉट ओवर 2 किलो ओम इज इक्वल टू आई सी। वी नॉट ओवर आई सी का रेशियो आपने फाइंड किया -2 के आर आउट। आपको पता है कि रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एक्सक्लूडिंग द माइनस साइन आर आउट आपके पास बराबर आ गया आर सी के, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 किलो ओम। दिस इज एक्चुअली योर आउटपुट रेजिस्टेंस। अगले स्टेप में अब हम फाइंड करना शुरू करेंगे गेन ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। In order to find the voltage gain of the amplifier, I have done a small change in this circuit. और आप इसको रीड्रॉ करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि देखिए इस वाले पार्ट को जरा सा ऑब्जर्व करें। इसका मतलब क्या है, GMVBE का अगला टर्मिनल भी ग्राउंड है और आर पाई का अगला टर्मिनल भी ग्राउंड है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया कि GMVBE को अलग ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, आर पाई को अलग ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, मिलाकर नहीं दिखाया। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिंपली थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। वो ये कि मैंने GMVBE और आर पाई इन दोनों के अलग अलग ग्राउंड को कॉमन ग्राउंड को अलग अलग ग्राउंड में बना दिया। इट इज एक्चुअली द सेम थिंग, एक ही बात है। हमेशा जब कभी भी वोल्टेज गेन एफईटी में फाइंड करते थे तो आउटपुट टर्मिनल के ऊपर हम ओम्स लॉ लगाते थे, अगर याद हो तो यहाँ पे भी यही करेंगे। ओम्स लॉ लगाएंगे कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर, वहाँ पे ड्रेन होता था, यहाँ कलेक्टर है। ओम्स लॉ लगाएंगे 0 माइनस वी नॉट ओवर आर सी इज इक्वल टू आई सी। ये रहा आपका ये इक्वेशन। वी नॉट आपके पास आ गया माइनस आई सी आर सी के। इस आईसी करंट के लिए दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, इस आईसी करंट के लिए दूसरा नाम दिया हुआ है GMVBE, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल सिग्नल एक्टिव रीजन के अंदर आईसी करंट VBE पे डिपेंडेंट है। तो आईसी की जगह आपने GMVBE लिख दिया। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन 1। गेन बनाने के लिए अब तक आपको इतना ज़रूर पता हो चुका होगा कि हम कोशिश करते हैं कि राइट साइड के ऊपर कोई ऐसा टर्म बना ले जिसमें कि इनपुट सप्लाई इंक्लूडेड हो। उस इनपुट सप्लाई की वैल्यू किसी तरह अगर राइट के ऊपर आ गई तो फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी नॉट के नीचे चला जाता है और राइट साइड की जो बची हुई टर्म्स होती है हमारा गेन बन जाता है। तो इस साइड पे ऐसी कौन सी टर्म है जो बेसिकली इनपुट के फॉर्म में लिखी जा सकती है, ना तो वो GM है ना तो वो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, वो एक ऐसी टर्म है जिसके टर्मिनल्स जो है वो इनपुट साइड पे मौजूद हैं, जो कि VBE हो सकती है। तो बेसिकली मुझे VBE चाहिए, ठीक है। अब VBE फाइंड करने के लिए क्या मैं कह सकती हूँ कि ये टर्मिनल बेस का वोल्टेज है, डेफिनेटली ये VB का वोल्टेज है। अब अगर आप इस सर्किट को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना हुआ है। सप्लाई वोल्टेज, ऑफ कोर्स इट इज एन AC सप्लाई, एक रेजिस्टर दो रेजिस्टर, ये सिंपल VDR का सर्किट बना हुआ है और मुझे ये VB वोल्टेज चाहिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ VB वोल्टेज बराबर है VI इंटू आर पाई डिवाइड बाई RB प्लस आर पाई के, VI इंटू आर पाई RB प्लस आर पाई, ये इसके बराबर है। जब मेरे पास VB आ गया तो मैंने कहा VBE निकाल लेते हैं। VBE क्या होगा, VB माइनस VE। एमीटर का वोल्टेज यहाँ पे कितना है 0, VE को मैंने 0 किया तो मुझे पता चला इस सर्किट का VB और VBE बराबर है और VBE इसी के बराबर है, यानी कि जो मेरा VBE है और जो मेरा VB है दोनों बराबर है। तो VBE क्या हो गया, यही VB की इक्वेशन हो गई। अब मैं इस VBE को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करती हूँ ताकि मैं समहाउ VBE की जगह VI का टर्म इंट्रोड्यूस कर सकूँ और गेन फाइंड कर सकूँ। V नॉट इक्वल टू माइनस GMVBE था, माइनस GMRC मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। VBE की जगह मैंने क्या लिखा, VI इंटू आर पाई प्लस RB, ये लिख दिया। V नॉट अपॉन VI हो गया क्योंकि मैं VI को क्रॉस करके नीचे ले आई, दिस इज द गेन दैट आई नीड। आगे आपके पास इस तरफ बच गया माइनस GMRC आर पाई प्लस RB। अगर आप चाहें तो कर लें, अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पुट करके आंसर निकाला जा सकता है कि GM इंटू आर पाई किसके बराबर होगा, ये GM इंटू आर पाई की जगह मैं बीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। GM इंटू आर पाई की जगह माइनस बीटा RC लिखा जा सकता है। इफ यू वांट टू राइट इट इन दैट नोटेशन टोटली अप टू यू, अदरवाइज मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये आपके पास गेन आ जाएगा।
गेन का नेगेटिव आने का मतलब यही है, जैसे कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में किसी भी तरह का सर्किट हो आपका गेन नेगेटिव आता था, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का कैसा भी सर्किट हो, कुछ भी रजिस्टर कैपेसिटर उसमें लगे हुए हों, एंड में गेन नेगेटिव आना चाहिए। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इन्वर्ट करता है सिग्नल को, जब आप पॉजिटिव पल्स देंगे इनपुट की, आउटपुट पर एम्पलीफिकेशन भी मिलेगी और आपको फेज इन्वर्जन भी मिलेगी। तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के अंदर इनपुट और आउटपुट डिग्री, इनपुट और आउटपुट सिग्नल के दरमियान फेज डिफरेंस को ये नेगेटिव जो साइन है ये इंडिकेट कर रही है। करंट गेन इसका बहुत ही आसान है फाइंड करना। करंट गेन ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट ओवर द इनपुट करंट। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर से ले रहे हैं, आउटपुट की जगह आईसी लिख दिया। इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, बेस से ले रहे हैं, आईबी लिख दिया। आईसी की जगह मैं बीटा आईबी वैसे ही लिख सकती हूँ, आईबी से आईबी कैंसिल हो गया और करंट गेन की वैल्यू हो गई आपके पास बीटा। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये बीटा किसका करंट गेन है। इट इज़ वेरी क्लियर कि ये एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है और उसका करंट गेन कितना आया है, बीटा आया है। तो ये बात हमने जब बीटा को स्टडी कर रहे थे हमने देखा था कि बीटा वॉज कॉल्ड एज द कॉमन एमिटर करंट गेन। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे प्रूव हो गई आके कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो करंट गेन है उसका नाम है बीटा, जब ही बीटा को कहा जाता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर करंट गेन।